हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। सिंह हवेली में हिमांशी जो कि कपड़े चेंज करके वहां आ चुकी थी और सारे मेहमानों के खान पान की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, जिस कारण वो उनकी कुर्सी से पीछे खड़ी अथर्व की बातें सुन पा रही। वहीं अथर्व की बात सुनकर हिमांशी अथर्व के सामने आकर बोली, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। अचानक हिमांशी के आने के चारों थोड़ा सा चौंक जाते और अथर्व हिमांशी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम पागल, तुम्हारी बहन पागल, तुम दोनों पागल से कुछ कहना ही बेकार है। और वो तो जब सब लोगों ने तुम्हारी बहन को टारगेट किया तो पता चल गया था कि तुम्हारी बहन कैसी है। हिमांशी अथर्व की बात पर बोली, उन लोगों ने दीदी को टारगेट नहीं किया था, काकू को टारगेट किया था, क्योंकि काकू ने ही दीदी को प्रैक्टिस करने के लिए वो फार्म हाउस दिया है। जिसे सुनकर चित्रांग उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना चाहती हो कि शमशेर अंकल के इमेज को डाउन करने के लिए उस आदमी ने ये सब किया था? हिमांशी अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, रामधर काकू बहुत बुरे हैं, उन्हें काकू की नगर अध्यक्ष वाली पोजीशन चाहिए, इसलिए वो हमेशा काकू को भला बुरा कहते रहते हैं। कोई नई बात नहीं है। धैर्य हिमांशी की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, यहाँ पर तो पॉलिटिकल्स चल रहा है, क्यों ना लगे हाथ हम भी जरा इस पॉलिटिकल्स की बहती गंगा में हाथ धो ले। अथर्व धैर्य की बात पर बोला, एक तरीके से अगर उस पहलवान की जगह ये छोटी पागल फंसी मेरे साथ तो मैं इससे शादी कर लेता, लेकिन इस पहलवान के लिए तो कुछ नहीं करने वाला जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी मुझसे। हिमांशी अथर्व की बात पर, दीदी कभी किसी के सामने नहीं झुकती और उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। दीदी की चमची ज़्यादा दीदी दीदी कहकर नाम मत जप, तेरी दीदी क्या बहुत बड़ी तोप है। अथर्व ने हिमांशी को घूरकर, जिसे सुनकर हिमांशी थोड़ा डरते हुए, तो आपकी बात मत करो, वो तो मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई हिमांशी से और कुछ पूछता उससे पहले अक्षिता की गुस्से भरी आवाज आती है, जे छोरी थारे से कहा था ना, जे लकड़बग्गों के नज़दीक भी कौन ही जाना, और तू इन सब से बतिया रही से, सीधी बात तारे दिमाग में कौन ही घुसता। अक्षिता के गुस्से वाली आवाज़ सुनकर हिमांशी डर कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, दीदी काकू ने कहा था कि थारी सफाई सुनने में मारे को इंटरेस्ट को नहीं, चलो यहाँ से। अक्षिता ने बीच में हिमांशी की बात को काट उसके हाथ को पकड़ कर कहा, जिसे देखकर अथर्व हिमांशी के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। वहीं अक्षिता जो कि हिमांशी को खींच रही थी, हिमांशी को एक ही जगह खड़ा हुआ पाकर सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तू चल क्यों नहीं रही। ये कहते हुए अक्षिता की नज़र अथर्व के हाथ पर जाती है, जिसे हिमांशी के हाथ को पकड़ा था। जिसे देखते हुए अक्षिता अथर्व के हाथ को हिमांशी के हाथ से छुड़ाकर झटकते हुए बोली, हमारी बहन को छूने की कोशिश को नहीं कर। अथर्व अक्षिता की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? अक्षिता अथर्व की मुस्कान को देखते हुए उसके खाने की तरफ देखती और पूरा प्लेट उठाकर अथर्व के सिर पर डाल देती। अचानक अक्षिता के ऐसा करने पर सभी लोग हैरान हो जाते और अपनी कुर्सियों से उठ जाते। अथर्व का पूरा चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। अक्षिता पानी उठाकर अथर्व के सिर पर डालते हुए बोली, थारी जलन कम करने के लिए सूरदास की औलाद। इतना कहकर अक्षिता टिश्यू पेपर से अपने हाथ को साफ करते हुए हिमांशी के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाती। चित्रांग जाते हुए अक्षिता को देखने के बाद अथर्व की तरफ देख कर बोला, अथर्व। अथर्व गुस्से में कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे पर टपक रहे सब्जी के रस को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहता है, अच्छे से याद रहेगा और जो मैं करूँगा वो भी। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चला जाता है। जाते हुए अथर्व को देखकर चित्रांग थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में बोला, इन दोनों को समझ ही नहीं आता, ना लड़की पीछे और ना ये। धैर्य चित्रांग की बात सुनकर बोला, हमें क्या लेना देना, जब कोई जलती आग में हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा ना। रुद्रा धैर्य की बात सुनकर बोला, कहीं आग को पानी के चक्कर में पूरा पानी गिरा दिया तो आग बुझ जाएगी। रुद्रा की बात पर धैर्य बस हल्का सा मुस्कुरा देता और वहां से चला जाता है। जाते हुए धैर्य को देखकर रुद्र चित्रांग से बोला, मुझे तो ये दोनों ही पागल लगते हैं क्या? मुझे तो लगता है कि दोनों पागल हैं, किसी को समझना ही बेकार है। हमें क्या करने दो, जब कोई बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे न तब लेने के देने होंगे। चित्रांग ने रुद्र की बात पर कहा, जिसे सुनकर रुद्र अपना सिर हिला देता है और दोनों अपना प्लेट लेकर हाथ साफ करने चले जाते हैं। अभी सभी लोग अपना अपना लंच करके कमरे में चले गए थे। डेकोरेट थीम के अनुसार हल्दी के लिए पीले पर्दे सफ़ेद पीले कॉम्बिनेशन के फूल लगा रहे थे। इधर विप्लव छत पर खड़ा आइसक्रीम खा रहा था, क्योंकि थोड़ी गर्मी थी और एक दिन पहले बारिश होने के कारण मौसम बड़ा सुहाना था। जब वहां पर हिमांशी कपड़े लेकर आते हैं और वहां पर कपड़े सुखाने के लिए खींची गई रस्सियों पर कपड़े सुखाने लगते हैं, तो हिमांशी ने सिंपल कुर्ती पहने था, उसमें थीम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, लेकिन उसके कमर के नीचे तक आने वाले बाल गुत्थे हुए थे, जिससे उसने आगे की तरफ कर रखा था। हिमांशु को पता नहीं था कि छत पर उसके अलावा
अलावा कोई और भी है, जिस कारण वो धीरे धीरे गाना गुनगुना रहे थे। मौसम ने ली अंगड़ाई, आई आई लहरा के बरखा के, फिर छाई छाई झोंका हवा का आएगा और ये दिया बुझ जाएगा, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया हो। हम विप्लव जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, हिमांशी को देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसके सॉन्ग को काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। और हिमांशी गा भी सुंदर रही। हिमांशी चमक रहे सूरज की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया न बुझा है न बुझेगी मेरी चाहत के दिया मेरे पिया। अब आजा रे मेरे पिया हो मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया, इस दिए संग जल रहा मेरा रोम रोम और जिया। अब आजा रे मेरे पिया हो मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। हिमांशी अपने ही धुन में गाना गाए जा रही थी जब एकदम से विप्लव उसके सामने प्रकट हो जाता है। विप्लव को अचानक देखकर हिमांशी घबरा जाती है, जिसे देखकर विप्लव अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मुझ जैसा खूबसूरत लड़का तुम्हें कहीं खोजने पर देखने को नहीं मिलेगा और तुम मुझे देखकर घबरा रही हो। हिमांशी जल्दी से बकेट उठाते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। इतना कहकर हिमांशी वहां से जाने लगी, जिसे देखकर विप्लव एकदम से उसके सामने खड़ा होकर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, रुको। हिमांशी सिर उठाकर विप्लव को देखते हुए, देखो अगर मुझे परेशान करोगे ना दीदी को बता दूंगी। विप्लव हिमांशी की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुमसे किसने कहा मुझसे दूर रहने के लिए, ये बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है और सीक्रेट बताया नहीं जाता। हिमांशी ने अपना सिर नहीं में हिला, जिसे सुनकर विप्लव अपने कदम हिमांशी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चुपचाप बता दो वरना मुझे ये जादू आता है, तुम्हारे मुँह से सब कुछ उगलवा लूंगा। हिमांशु विप्लव को अपने नजदीक आता हुआ देखकर बकेट उठाकर बोली, मैं इसे तुम्हारे सिर पर फोड़ दूंगी। विप्लव एक नज़र बकेट की तरफ देखने के बाद छोटा से मुंह बनाकर बोला, पागल प्लीज़ बता दो ना मुझे, एक चूल मचने की बीमारी है, अगर मुझे बताओगे नहीं ना तो मुझे खाना पीना हजम नहीं होगा। विप्लव का मासूम से चेहरे को देख हिमांशी के दिल की धड़कनें बढ़ जाते और उसे कुछ ना कहता हुआ देख विप्लव इनोसेंस नज़रों से हिमांशी को रिश्वत देते हुए बोला, मैं तुम्हें भी आइसक्रीम दूंगा, बताओ किसने मुझसे दूर रहने के लिए कहा है। हिमांशी विप्लव की बात पर बकेट को नीचे करते हुए बोले, वो एक दीदी है, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें लाइक करते हैं। विप्लव कुछ पल इस बारे में सोचने के बाद मुंह बनाते बोले, पक्का वी चुड़ैल गीतांजलि होगी, जब से मुझे देखा है मेरे पीछे पड़ गई है। विप्लव की बात पर हिमांशी कंफ्यूज बोला चेहरा बनाकर बोली, तो क्या हुआ, कोई भी किसी को पसंद कर सकता है, तुम भी पसंद कर लो उन्हें। विप्लव हिमांशी की बात पर उसे गुस्से से घूरते हुए, पागल तुम पागल रहोगी, ज़्यादा होशियार मत झगड़ा करो। अचानक विप्लव का बदलते तेवर को देखकर हिमांशी थोड़ा से घबरा गई। मैंने क्या किया है, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। विप्लव हिमांशी की आंखों में कुछ पर घूरने के बाद बोला, मुझसे दूर रहना। इतना कहकर विप्लव वहाँ से जाने लगा, जिस पर हिमांशी बताते हुए बोली, इसकी आंखें अकेली लगी है। जिसे सुनकर विप्लव रुक कर हिमांशी के सामने आकर बोले, तुम्हें मेरी आंखें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद पढ़ते वक्त चश्मा लगाती हो, तो चश्मा लगाकर मेरी आंखें पढ़ना, और जितना गाना गाती हो ना उतना सिलेबस याद कर लोगी तो MBBS क्लियर कर लोगी। विप्लव की कड़वी बातों को सुन हिमांशी की आंखें में आंसू आ जाते हैं और वो रोनी आवाज़ में कहती हैं, मैंने क्या किया, मुझे क्यों सुना रहे हो। विप्लव हिमांशी की आंसू भरी आंखों को देखते हुए बोला, कभी मेरे पास किसी के प्यार की जद्दुहाई लेकर मत आना, क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ जो मेरे साथ है, समझी। इतना कहकर विप्लव हल्का सा मुस्कुरा कर हिमांशी के गाल को खींचते हुए छत से नीचे की तरफ चला जाता है। हिमांशी हैरान और कन्फ्यूजन भरी नज़र से जाते हुए विप्लव को देखकर बोली, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अचानक खुद को चेंज करना संकेत है उसका, लेकिन इसकी लवर है कहाँ। इतना सोचते हुए हिमांशी अपने ख्याल को झटक देती है और छत से नीचे की तरफ चली जाती है। इधर आलिया भागते हुए वॉशरूम की तरफ जा रही थी जब ट्रेनिंग पर अचानक सेल्वन से टकरा जाती है। सेल्वन उसे गिरने से बचाने की जगह उसे गिरने देता है, जिस कारण आलिया नीचे गिर जाती है। अचानक गिरने के कारण आलिया का मुंह से एक आह निकल जाती है और वो अपने कमर को सहलाते हुए सिर उठाकर देखती है, जहाँ पहाड़ की तरह सेल्वन खड़ा उसे अजीब नज़रों से देख रहा। सेल्वन को अपने सामने देखकर आलिया अपने दांत पीसते हुए बोले, अगर मुझे गिरने से बचा लेते तो क्या तुम मर्द नहीं कहलाते। सेल्वन आलिया की बात पर उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगा, जिसे देखकर आलिया उसके पैर को पकड़कर खींचती है तो सेल्वन भी मुंह के बल फर्श पर गिर जाता है। आलिया सेल्वन को गिराने के बाद खड़ी होकर अपने हाथ झाड़ते हुए एटीट्यूड में बोली, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मेरे सामने गलती करने के बाद भी सिर उठाकर चलते हैं। सेल्वन बुरी तरीके से आलिया को घूरते हुए उठकर खड़ा होते हुए बोला, तुम दिमाग से पैदल हो क्या, या पैदा हुई थी तो सर के बाल गिरी थी बिस्तर से।
सर के बल गिरी थी बिस्तर से। आलिया सेल्वन की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम 3 दिन नहीं थे ना मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो मोहतरमा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की कोशिश मत करो। सेल्वन ने आलिया को घूर कर कहा, जिसे सुनकर आलिया इतरा कर बोली, मुझे भी तुम्हारी तरह 33 साल के बुढ़े के साथ रिलेशनशिप में आने में कोई दिलचस्पी नहीं। सेल्वन आलिया के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बेटर फॉर यू, और दोबारा अपने ये मेकअप से भरा भूतनी वाली चेहरा मेरे सामने लेकर मत आना। इतना कहकर सेल्वन आगे बढ़ जाता है। जब आलिया की नज़र नीचे गिरे वॉलेट पर जाती है, जिसे देख आलिया जाते हुए सेल्वन को देख वॉलेट को उठाते हुए जोर से बोली, सल्लू बेबी। आलिया के मुंह से सल्लू बेबी सुन सेल्वन के कदम रुक जाते हैं और वो सिर घुमाकर आलिया के घूरते हुए कहता है, मैडम के मुंह से सुन लेता हूँ, तुम्हारे मुंह से उल्टी करने का मन कर रहा है, तुम्हारा गला दबा दूंगा। आलिया वॉलेट को खोलते हुए सेल्वन को दिखाकर, शायद ये तुम्हारा है। आलिया के हाथ में वॉलेट देखकर सेल्वन अपने पॉकेट को चेक करता और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता, मेरा वॉलेट वापस करो। आलिया वॉलेट को खोलती है तो उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर आलिया एक हाथ से अपने शरारा को पकड़ दूसरे हाथ से फोटो को देख वहाँ से अपने कदम पीछे लेती हुई बोली, लवर है तुम्हारी, काफ़ी सुंदर है, कहाँ है ये? सेल्वन आलिया के बाद पर उसके हाथ से वॉलेट लेने की कोशिश करते हुए, आलिया दिमाग मत खराब करो, मेरा वॉलेट वापस करो। आलिया वॉलेट अपने कुर्ते में डाल लेते हुए बोली, अब तो नहीं मिलेगा, पहले बताओ कौन है वो लड़की? सेल्वन आलिया के हरकत पर उसे सीने से घूरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, ये घटिया हरकत मेरे साथ मत करो, मेरा वॉलेट वापस करो। आलिया सेल्वन की नज़र पर अपने सीने को ढकते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरीके से देखते हुए सेल्वन आलिया के बात पर आलिया के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, पीटने के लिए लड़का और लड़की नहीं देखता, मेरा वॉलेट वापस करो। आलिया सेल्वन के गुस्से से लाल पड़ चुके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है मुझे बस तुमसे दोस्ती करनी है, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती क्या दुश्मनी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेल्वन ने सीधा आलिया के गाल को झटकते हुए कहा, जिसे सुनकर आलिया अपने गाल को सहलाते हुए सेल्वन से बोली, क्यों, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदरता की बात नहीं है, लड़कियाँ सुंदर तब लगती है जब उसने शर्म हो, लेकिन तुम बेशर्म हो, महाबेशर्म हो, इसलिए मेरा वॉलेट वापस करो। सेल्वन ने गुस्से में कहा, जिसे सुनकर आलिया सीधा खड़े होते हुए, वॉलेट चाहिए, निकाल लो। सेल्वन आंखें छोटी कर आलिया को घूरते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? आलिया सेल्वन की बात अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, अब तो नहीं आती, वॉलेट चाहिए तो निकाल लो। सेल्वन आलिया के बात पर अपने मुट्ठियों को मजबूती से बंद कर वहाँ से जाने लगा, जिससे देख आलिया उसके सामने खड़े होते हुए बोली, वॉलेट चाहिए? सेल्वन आलिया के बात पर बोला, वो मेरी वाइफ है, मुझे मेरा वॉलेट वापस करो। आलिया सेल्वन की बात पर चुपचाप वॉलेट निकाल कर उसे दे देती है, जिसे सेल्वन अपने पास रखते हुए बिना आलिया से कुछ कहे चल जाता है। आलिया उसे जाता हुआ देखती है, लेकिन आज आलिया की आंखों में कुछ अलग था, थोड़ी चमक जो कि नमी को दर्शा रही थी, जिन्हें साफ करते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय हॉलीडे पर था, लेकिन वो अपने मीटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा था, जिस कारण वो अपने कमरे में मीटिंग को ले रखा था। जब अव्यक्त रेंगते हुए जाकर उसके पैर को पकड़ लेता है, मृत्युंजय अव्यक्त की तरफ देखकर उसे अपनी गोद में उठा उसका चेहरा अपनी तरफ रखे अपने क्लाइंट से बातें करने लगता है। उसका क्लाइंट एक विदेशी था, जो अव्यक्त के बैकग्राउंड को देखते हुए बोला, इज़ दिस योर सन मिस्टर शारंग? मृत्युंजय उसे क्लाइंट की बात पर अव्यक्त के सिर को सहलाते हुए अपने सिर हिलाकर बोला, यस मिस्टर वैकम, बट इग्नोर हिम। मिस्टर वैकम अपना सिर हिलाकर मृत्युंजय से फिर से बात करने लगते हैं। वही अव्यक्त मृत्युंजय की बातों को सुन रहा। करीब 1 घंटे बाद महक भी कमरे में आ जाती है तो देखती है मृत्युंजय लैपटॉप में काम करते हुए अव्यक्त को अपने सीने से लगाकर बिजी था, जिसे देखकर महक मृत्युंजय के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, अभी को मुझे दीजिए। महक की आवाज़ में मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी फ्री हुई हूँ। मृत्युंजय की आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी को महसूस कर महक कन्फ्यूज होते बोले, अभी ने आपको परेशान किया? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो मेरी बातें सुन रहा था। मृत्युंजय की उठपटांग से बहाने को सुन महक कन्फ्यूज होते हुए, आपका दिमाग खराब है, मेरा छोटा सा बच्चा आपकी बातें सुन रहा था। मृत्युंजय अपना लैपटॉप बंद करते हुए महक से बोला, हम फ्रेश होकर आ रहे हैं, तुम हमारे लिए कपड़े निकाल कर रखो। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कानों में लगे ईयरबड्स को निकाल कर अव्यक्त को लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है।
महक जाते हुए मृत्युंजय को देखकर गहरी सांस भरते हुए बोली, अजीब ही प्राणी है। इतना सोचते हुए महक उन दोनों के लिए कपड़े निकालने लगती। कुछ देर बाद मृत्युंजय और अव्यक्त फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो महक को उन दोनों के लिए पीला कुर्ता और नीचे सफ़ेद पैजामा निकाल कर रखा था। मृत्युंजय पीले रंग को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, मुझे ये कलर नहीं पसंद। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नखरे नहीं चलेंगे। हल्दी है इसलिए आपको इसी को पहनना होगा। मृत्युंजय महक की बात सुनकर बोली, तो तुम्हें भी येलो कलर पहनना होगा। हाँ, मैं पीले रंग की साड़ी ही पहन रही हूँ। मृत्युंजय, आपको मेरे साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। महक ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त की तरफ इशारा करके बोला, अपने बेटे को मैं तैयार करूँगा। क्या बात है, आज अपने बेटे के लिए बहुत प्यार बरसा रहे हैं आप। महक ने शक भरी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि मेरे बेटे ने आज मुझे पहली बार डैडा कहा है। महक आंखें बड़ी कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, क्या, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता इस बारे में? तुम्हारी गलती है, तुम मेहंदी लगवाने में बिजी थी। मैंने तो सबको कहा कि अभी ने मुझे डैडा कहा। मृत्युंजय ने महक को जेलस फील कराते हुए कहा, जिसे सुनकर महक अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोली, अभी मम्मा आपसे ज़्यादा प्यार करती है ना, तो आपने मम्मा को क्यों मम्मा नहीं कहा? मृत्युंजय महक की बात पर अव्यक्त को अपने सीने से लगाते हुए अपना सिर नहीं में हिला कर बोले, ये नहीं चलेगा, तुम इस तरीके से उसे डांट नहीं सकती हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।